मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। विद्यार्थियों, ये कक्षा आप लोगों के यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2023-24 के लिए हम लोगों ने प्रारंभ की है पुनः। मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा। तो सभी डियर स्टूडेंट्स, इसमें स्टैटिक जीके में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, आपको हिस्ट्री पॉलिटी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं, उनका समन्वय भी आप लोगों को मिलेगा। हर क्वेश्चन को मैं आपको डिस्क्राइब करके चीज़ें आपको समझाते हुए चलूँगा, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को एकदम एग्ज़ाम क्वेश्चंस पे फोकस करें। क्योंकि अगर आप लोगों को कोई कहे कि हम लोग अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री 3 साल में ख़त्म, 3 महीने में ख़त्म नहीं होती है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, या मैं कहूँ ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जिसको 3 से 6 महीने कम से कम चाहिए होंगे, ठीक। लेकिन कांस्टेबल लेवल के क्वेश्चंस को या कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। वहाँ आपको स्टैटिक जीके विद करंट अफेयर विद आपको जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन का मैं एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत प्रॉपर तरीके से आ सके। और जो अभी एग्ज़ाम निरस्त हुए हैं, और उसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 25 से 28 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में मैं जो आप लोगों को पढ़ाए उनमें से मिले हैं आप लोगों को। तो सभी स्टूडेंट्स का बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से एक एक क्वेश्चन को करेगा। और इस क्वेश्चन की सीरीज आप चाहें तो फ्यूचर जोन कोचिंग संस्थान से आके एक फाइल जीके होती है, उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप यूट्यूब से ही इस क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में उतार सकते हैं, और एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपको मैं दिखाते हुए बढ़ूंगा। तो मैं आज आपको सामने कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। क्वेश्चंस का एक डेमोस्ट्रेशन होगा, तो आप लोग ध्यानपूर्वक तरीके से सुनते चले जाएं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके समक्ष आया, हमको कहा गया किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको। तो ये बेसिकली क्वेश्चन है पॉलिटिकल साइंस का, या मैं कहूँ राज व्यवस्था का क्वेश्चन है। लेकिन और एक ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं जब इस सवाल को आपको पढ़ाऊंगा तो इस पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। जैसे क्या मिलने जा रही हैं, तो इसने कहा किसी राज्य के नाम व सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ये लेख कहाँ मिलेगा राज्य का, ठीक। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग नंबर 1 आप लोगों ने सुना होगा, भाग नंबर फर्स्ट जो पार्ट फर्स्ट है वो आर्टिकल नंबर 1 से 4 तक वर्णित है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक वर्णित है भाग नंबर 1, ठीक। इस 4 के 4 आर्टिकल में अलग अलग बातें बताई गई है। खैर, हम लोग सवाल पे बात करते हैं, कहते हैं किसी राज्य के नाम में सीमा परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, तो वो होता है संसद को। किसको होता है? संसद को। अब संसद किस आर्टिकल के तहत इस काम को करेगी, तो इसमें आर्टिकल नंबर होता है 3। कितना नंबर होता है? अनुच्छेद नंबर 3, जिसमें क्या करना होता है? नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, सवाल दिया मैंने, आपको बताया कि जो हमारे किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, वो संसद को है। किसको है? संसद को है। संसद किस आर्टिकल के तहत करेगी? वो आर्टिकल नंबर 3 के तहत ऐसा करेगी, ठीक। अब ये परिवर्तन होता कहाँ है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल नंबर फर्स्ट है जिसका नाम है अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1, अनुसूची नंबर 1 में नए राज्यों के विषय में जानकारी मिलेगी, क्या है अनुसूची नंबर 1 का नाम? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और राज्य क्षेत्र में क्या कहा जाएगा? जब भी नए राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे तो हमें कहाँ, या नए राज्य के नाम में परिवर्तन करेंगे, सीमा में परिवर्तन करेंगे, तो हमें कहाँ भी परिवर्तन करना होगा? अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना होगा। नए राज्य का अगर आप निर्माण करेंगे तो हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, इनमें तो करना ही पड़ेगा अनुसूची 1 में, तो अनुसूची नंबर 4 में भी करना पड़ेगा। कौन सी में करना पड़ेगा? अनुसूची नंबर
4 में भी हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। किसमें? अनुसूची, क्योंकि इसमें राज्यसभा सीटों का बंटवारा होता है, तो वहाँ राज्य को भी दूसरे, अगर नए राज्य का निर्माण किया है तो उसको भी राज्यसभा सीटों को दिया जाएगा। क्लियर होगी बात बेटे? तो ये एक क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। इन सब बात को याद रखना है कि अनुसूची फर्स्ट में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। अनुसूची 4 में क्या है? राज्यसभा। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है? नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन। वो अलग बात है कि आर्टिकल 2 में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन मैं आपके समक्ष लेकर आता हूं। नंबर 2 सवाल, संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, आपातकाल, हमारा जो आपातकाल है यही कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। आपातकाल क्या है? हमारे संविधान का एक हिस्सा है। संविधान का हिस्सा क्या है? आपको मैंने बताया भाग, क्या भाग या पार्ट। संविधान में भाग है 18, भाग है 18, और भाग 18 में क्या लिखा है मेरे बच्चों? आपातकाल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आपातकाल लिखा हुआ है। सबसे पहली बात देखो, क्या मैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में आने लायक होंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे। ऐसे तो बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो अलग बात है कि उसके लिए हम लोग अलग प्रॉपर क्लासेस चलाते हैं, लेकिन ये कैप्सूल आप लोगों को दिया जाता है जिससे आप लोगों की एनर्जी बनी रहे और चीज़ें आपके लर्न होती रहे। क्या? आपातकाल। ये आर्टिकल नंबर 352 से लेकर 360 तक उल्लेखित है। कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है? 352 से लेकर 360 तक क्या हमारा आपातकाल है। सबसे पहला विषय आया कि आपातकाल कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का आपातकाल है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का आपातकाल। कितने प्रकार का आपातकाल है? 3 प्रकार का। सबसे पहला नंबर पे राज्यों में आप राष्ट्रीय आपात। नंबर 2 पे राज्यों में आपात। नंबर 3 पे वित्तीय आपात। विषय आया कि बताइए आपातकाल को लाया कहां से गया है, यानी कि किस देश से आपातकाल को लाया गया है। तो आपातकाल को लाया गया जर्मनी के बीमर संविधान से। कहां से लाया गया है? जर्मनी के बीमर नामक संविधान से। कहीं कहीं वाइमर संविधान में लिखा मिलेगा, ठीक है नहीं? जर्मनी के बीमर नामक संविधान से। मैंने बताया भाग 18 में आर्टिकल 352 से 356 तक है। 3 प्रकार के आपात लगते हैं, एक राष्ट्रीय आपात, राज्यों में आपात, वित्तीय आपात। अगर हम लोग राष्ट्रीय आपात की बात करें तो यह आर्टिकल नंबर 352 में लगेगा, अनुच्छेद 352 में लगता है। अगर हम राज्यों में आपात की बात करें यह 356 में लगता है। अगर हम वित्तीय आपात की बात करें यह 360 में लगता है। विषय आता है, जो मूल सवाल है, संविधान में राष्ट्रीय आपात अब तक कितनी बार लग चुका है? तो राष्ट्रीय आपात अब तक 3 बार लगा हुआ है। कितनी बार लगा? 3 बार। कब कब लगा? सन 1962 में भारत और पाक का युद्ध और चीन का युद्ध, भारत और चीन का युद्ध, 1962 भारत चीन युद्ध। उसके बाद नंबर 2 1965 भारत और पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपात लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर? 3 टाइम लगा है। 1962 में लगा भारत चीन युद्ध के दौरान, 1965 में लिखा भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 में लगा आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर होगी बात? ये किन परिस्थितियों में लगता है? विषय आया कि राष्ट्रीय आपात किन परिस्थितियों में लगता है। जब क्या होता था 44वें संविधान संशोधन तक क्या होता था कि भैया आप सशस्त्र विद्रोह कर सकते हैं, अगर आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है, या तो दूसरा देश आक्रमण कर दे, या आंतरिक अशांति के आधार पर आप क्या लगा देंगे? राष्ट्रीय आपात लगा दे। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस शब्द को क्या कर दिया? हटा दिया। अब आंतरिक अशांति शब्द नहीं रहा, वहां क्या शब्द आ गया? सशस्त्र विद्रोह। या तो विदेशी आक्रमण हो जाए, विदेशी आक्रमण, और या फिर सशस्त्र विद्रोह हो जाए।
पहले क्या होता था, आप 1942 में संविधान संशोधन तक क्या होता था, सशस्त्र विद्रोह नहीं था, आंतरिक अशांति के आधार पर। क्लियर होगी बात सर। उसके बाद बात करते हैं हम राज्यों में आपात। राज्यों में आपात जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए या संविधान का पालन न हो रहा, संविधान का तंत्र विफल होने पर, ये सबसे पहले जो राज्यों में आपात लगा, ये सबसे ज्यादा पहली बार लगा पंजाब में। नंबर 2 पर लगा सबसे पहले, अगर कोई पूछता है सबसे ज्यादा, उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, और 2 एक और मणिपुर। 2 राज्यों में अब तक राज्य आपात सबसे अधिक बार लगा है। क्लियर। वित्तीय आपात अब तक भारत में लगा नहीं। जब आर्थिक स्थिति देश की खराब हो जाएगी तब कौन सा आपात लगा जाएगा, वित्तीय आपात लगा जाएगा। तो ये मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बताया। इनमें से आप लोगों से क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं, इनका आप लोगों को विषय होना चाहिए। क्लियर हुई बात बेटे? यस डियर। कहता है राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? सवाल आया, राज्यसभा किसी धन विधेयक को अधिकतम कितने समय के लिए रोक सकती है? सर 2 शब्द है, एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक। एक है धन विधेयक और एक शब्द होता है वित्त विधेयक। ठीक। जो धन विधेयक है किस आर्टिकल में मेरे बच्चों? धन विधेयक आर्टिकल नंबर 110 में, अनुच्छेद कितने में है? 110 में। दूसरा शब्द होता है वित्त विधेयक। मेरे बच्चों दोनों शब्द एक ही है लेकिन इनकी प्रकृति अलग अलग है। धन विधेयक जब सरकार को तत्काल धन की आवश्यकता होती है तो धन विधेयक लाया जाता है। वित्त विधेयक तब लाया जाता है जब हम लोगों को टैक्स इंप्लीमेंट करने होते हैं। जब सरकार को तत्काल धन की आवश्यकता है तो धन विधेयक लाया जाएगा। धन विधेयक लाया जाएगा तो उसको कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए धन विधेयक के विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो धन विधेयक जो प्रस्तुत होगा, जो धन विधेयक संसद में लाया जाएगा, केवल लोकसभा में लाया जाएगा। धन विधेयक कहाँ लाया जाएगा? केवल लोकसभा में लाया जाएगा। और लोकसभा में लाने से पहले भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। 2 बातें बताई। धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यह विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। अब जब ये लोकसभा का अध्यक्ष धन विधेयक बता देगा तो कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अपनी पूर्व अनुमति दे देगा और उसको कहाँ प्रस्तुत करेंगे? लोकसभा में प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा में प्रस्तुत होने के बाद या पारित होने के बाद इसको कहाँ भेजा जाएगा? राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा को यह 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना होगा। राज्यसभा को यह 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना होगा। अगर राज्यसभा ने इसको 14 दिन के अंदर अंदर पारित कर दिया तो ठीक, अगर पारित नहीं किया तो स्वतः क्या मान लिया जाएगा? पारित मान लिया जाएगा। क्लियर होगी बात सर? क्या बताया? राज्यसभा या तो 14 दिन में पारित करेगी, अन्यथा स्वतः पारित मान लिया जाएगा। हाँ, फिर सवाल उठता है कि भाई राज्यसभा के पास क्यों भेज रहे हैं? तो राज्यसभा के पास इसलिए इसको भेजा जाता है कि अपना कोई वो सुझाव देना चाहे, उस सुझाव को दे सकता है। अगर राज्यसभा सुझाव को लोकसभा सुझाव को मानना चाहती है, मान सकती है। यह नहीं मानना चाहती तो न माने, तब भी क्या होगा? यह धन विधेयक क्या हो जाएगा? पारित हो जाएगा। तो धन विधेयक से रिलेटेड कुछ पॉइंट मैंने बताए। सबसे पहला पॉइंट तो कहाँ? केवल धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होगा। दूसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से होगा। तीसरा पॉइंट क्या बताया मैंने? लोकसभा का अध्यक्ष बताएगा कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चौथा पॉइंट क्या बताया? राज्यसभा को 14 दिन के अंदर अंदर पारित करना होगा, अन्यथा स्वतः पारित हो जाएगा। 5वां पॉइंट बताया कि यह आर्टिकल नंबर 110 में है। तो धन विधेयक से रिलेटेड आपके एग्जाम में अगर बात पूछी जाएगी तो केवल ये बातें पूछी जाएगी। अगला सवाल आपके समक्ष आता है। कहता है संविधान सभा के बनते समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संवैधानिक सलाहकार का नाम था BN राव। कौन था भाई? BN राव।
अगर आपसे पूछे संविधान का प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था, तो संविधान का प्रथम प्रारूप BN राव द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। संविधान का प्रथम प्रारूप किसने प्रस्तुत किया था? BN राव द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यहाँ आप लोग नोट कर सकते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, जो मुख्य प्रारूप समिति बनी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। क्लियर होगी बात बेटे। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूँ। कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? दो शब्द है, जरा इनको आप लोगों को गौर से समझने की जरूरत है। पहला शब्द कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान। छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसने कहा राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, तो भाई साहब इसका उत्तर तो होगा राज्यपाल। लेकिन अगर आपसे पूछे राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का वास्तविक प्रधान, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान, वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो वो होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। ये एग्जाम में पूछ लिया, यहाँ इस पे ध्यान आप लोगों को देना। अगर वो पूछे वास्तविक प्रधान तो मुख्यमंत्री, और अगर आपसे पूछे संवैधानिक प्रधान तो वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। ऐसे ही केंद्र में अगर आपसे पूछे राज्य की केंद्र का कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर पूछे संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कोई डाउट रहा इस बात को सीखने में? नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आता हूं मैं। यस, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके समक्ष आया। कहता है बताइए एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो एंडीज पर्वतमाला की सबसे छोटी ऊंची चोटी का नाम है, सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एंडीज पर्वतमाला है कहाँ। एंडीज पर्वतमाला है कहाँ? तो कहाँ है बेटे? एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है एंडीज पर्वतमाला। सबसे पहली बात तो यही आप लोगों की समझ में आई होगी। दूसरी बात, ये किस देश में है? तो ये अर्जेंटीना में है। इसका मुख्य भाग किस देश में है? अर्जेंटीना में। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आता है कि बताइए ये जो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ, एकांकागुआ। क्लियर होगी बात बेटे? आइए नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके समक्ष लाता हूं। कहता है यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? तो यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? आप सब लोग कमेंट करके बता ही सकते हैं। यूरोप का रोगी कहा जाता है टर्की को। किसको कहा जाता है? टर्की। यूरोप का रोगी टर्की है। ठीक, यही एक सवाल आ जाता है, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? यूरोप का अखाड़ा, यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? सवाल आपके समक्ष आता है, बताइए यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? तो यूरोप के अखाड़े की बात चल रही थी। यूरोप का अखाड़ा किसको कहा जाता है? बेल्जियम को कहा जाता है। बेल्जियम को क्यों कहा जाता है यूरोप का अखाड़ा? प्राचीन काल में जितने भी युद्ध होते थे सारे के सारे कहाँ होते थे? आकर बेल्जियम होते थे। आप लोगों के एक युद्ध होगा जो प्रमुख युद्ध है, जिसका नाम है वाटरलू का युद्ध। वाटरलू का युद्ध, बताइए जरा वाटरलू का युद्ध कहाँ हुआ? तो वाटरलू का युद्ध बेल्जियम में हुआ, जिसमें 1815 में जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था। नेपोलियन बोनापार्ट की क्या हुई थी? हार हुई थी। और इसमें नेल्सन जीत गया था। नेल्सन क्या हो गया था? जीत गया था। ये नेपोलियन बोनापार्ट का 22वां युद्ध था। तो 22वें युद्ध में क्या हो गया था? नेपोलियन बोनापार्ट हार गया था और ये बेल्जियम में हुआ था। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ आप देखें वर्तमान में यूरोप का अखाड़ा कौन है? वर्तमान में यूरोप का अखाड़ा जो बना हुआ है वो बना है यूक्रेन। अब यूक्रेन का युद्ध थोड़ी है,
अब ये जो युद्ध चल रहा है वो अमेरिका भी अब यूक्रेन में ही लड़ रहा है। अखाड़े का मतलब होता है जिस स्थल पर कुश्ती लड़ी जाए तो उसको अखाड़ा कहा जाए। रूस भी वहीं लड़ रहा है, सारे यूरोपीय देश भी वहीं आकर लड़ रहे। तो यूरोप का अखाड़ा कौन बन रहा? पहले बेल्जियम बना करता है, जब कौन बन गया? यूक्रेन बना हुआ है। क्लियर हो रही बात बेटे? अगला सवाल आपके समक्ष लेकर आया मैं। यस डियर, कहता है बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कहाँ है? सवाल है बुर्जिला और जोजिला दर्रा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके सवाल पे एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा दोनों के दोनों जम्मू कश्मीर में है। आपसे पूछ ले, बताइए पीर पंजाल कहाँ है? पीर पंजाल कहाँ है? आपसे पूछ ले बैनीहाल कहाँ है? ये सारे के सारे कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल भी, जोजिला भी, पीर पंजाल भी और बैनीहाल दर्रा भी सब के सब कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपके ये क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए। अगला सवाल आपके समक्ष, वह भारतीय नगर जिसे हैदराबाद का जुड़वा नगर कहा जाता है। हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो किसी राज्य की राजधानी प्रारंभ से रही और कभी बदली नहीं गई। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं हैदराबाद। हैदराबाद, हैदराबाद का उपनाम क्या है? साइबराबाद। साइबराबाद, हैदराबाद का उपनाम है साइबराबाद। क्लियर हुई बात? हैदराबाद का जुड़वा नगर का नाम है, कौन बताओ भाई? सिकंदराबाद। अब आपसे सवाल मेरा, हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद। आपसे मेरा सवाल, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक झील है, उसका नाम बताओ क्या है? हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील। कौन सी झील है? हुसैन सागर झील। हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में है हुसैन सागर झील। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन। अब जुड़वा नगर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक मुंबई ठाणे भी है। मुंबई ठाणे, कोच्चि एर्नाकुलम, कोच्चि एर्नाकुलम। क्लियर होगी बात? एक बहुत सारे हैं, एक दो और भी कोई होंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था? यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या होता है? व्यापार करना। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय व्यापार करना। जबकि वैदिक सभ्यता का मुख्य कार्य क्या होता है? कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन। क्लियर? नेक्स्ट वन। यस बच्चों, अगला क्वेश्चन। अच्छा, कृषि एवं पशुपालन किसका होता था? वैदिक सभ्यता का मुख्य व्यवसाय होता था। आगे सवाल लाता हूं आपके समक्ष। कहता है पुष्कर झील किस राज्य में? तो मेरे बच्चों, पुष्कर झील सब लोगों को पता होगा, राजस्थान में है। राजस्थान की कुछ प्रमुख झीलें हैं जिनको मैं आप लोगों को बताता हूं, उनको आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले है पिछोला झील। नंबर 2 पे डीडवाना झील। नंबर 3 पे है, नंबर 2 पे डीडवाना झील। नंबर 3 पे फतेह सागर। कौन सी है? फतेह सागर। नंबर 4 पे आपकी जयसमंद। नंबर 5 पे राजसमंद। नंबर 6 पे पुष्कर। नंबर 7 पे सांभर, सांभर झील। ये सारी की सारी झीलें किस राज्य में है? राजस्थान में। और एक और रहेगी लूनकसर। ये इंपॉर्टेंट झील है। 1000 झीलों का शहर किसे कहा जाता है? केको का शहर किसे कहा जाता है? झीलों का शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को झीलों का शहर। एक शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं, केको का शहर। किसके लिए? उदयपुर के लिए। केको का शहर उदयपुर। नेक्स्ट 12 कहता है हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या कहलाती हैं? बर्फीली नदियां कहलाती हैं। कौन सी नदियां कहलाती हैं? बर्फीली। अब बर्फीली
या सदा नीरा, सदा नीरा, सदा नीरा का मतलब हमेशा पानी चलता है। बर्फीली क्योंकि ये बर्फ से निकलती हैं, हिमालय पर बर्फ है, बर्फ से निकलने वाली नदियां हैं। सदा हरी भरी, सदा हरी भरी नदियां हिमालय से निकलने वाली नदियां कहलाती हैं। नेक्स्ट वन, अगला सवाल, किसके शासनकाल में मराठा सम्राट संभाजी को फांसी दी गई थी? तो किसके शासनकाल में मराठा सम्राट संभाजी को फांसी दी गई थी? औरंगजेब के। किसके? औरंगजेब, औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट, कहता है किस मुगल शासक का नाम जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति में अंग्रेजों ने दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के लिए किस दरवाजे का प्रयोग किया था? देखो, दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के लिए किस दरवाजे का प्रयोग किया था? लाहौर गेट का प्रयोग किया था। किसका? लाहौर गेट। अब मेरा एक सवाल आप लोगों से है, कमेंट करके जरूर बताना, किस देश ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी? आपका क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, अब पता लगेगा मेरे को बच्चे पढ़ते कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके बताना है किस देश ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद की थी। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहा था? देखो, दो सवाल है। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, 15 अगस्त। पहला सवाल तो यही कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय अध्यक्ष थे जे बी कृपलानी। उस समय अध्यक्ष कौन होते थे मेरे बच्चों? जे बी कृपलानी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बताइए ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश पीएम उस समय कौन थे जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947? तो कौन थे बेटे? क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली किस पार्टी के होते थे? लेबर पार्टी के होते थे, लेबर पार्टी के होते थे। क्लियर हो रही बात? नेक्स्ट वन, अगला सवाल आपके समक्ष कहता है स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 में, कहाँ? शिकागो में, शिकागो में संबोधित किया था 1893 में। स्वामी विवेकानंद का एक नारा था, स्वामी विवेकानंद का नारा था उठो जागो, उठो और जागो। क्लियर? नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन आपके समक्ष कहता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया था? डियर स्टूडेंट, महात्मा गांधी जी का हिंदी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक 1924 में बेलगांव, कर्नाटक में एक अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और इस अधिवेशन का मुख्य कार्य क्या था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिलाना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिलाना। हिंदी को क्या दिलाना? राष्ट्रभाषा के रूप में दर्जा दिलाना। इसने कहा था कि राष्ट्रभाषा होगी हमारी क्या? हिंदी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बोलचाल की भाषा क्या होती थी? हिंदी। इसलिए इसको क्या कह दिया कि राष्ट्रभाषा हमारी क्या होगी? हिंदी होगी। नेक्स्ट वन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को कहाँ से प्रारंभ हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ कहाँ से हुआ? मेरे बच्चों, अगर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। कहाँ से? पवनार आश्रम से। इस पवनार आश्रम की स्थापना की थी विनोबा भावे ने। किसके द्वारा?
विनोबा भावे द्वारा। पवनार आश्रम की स्थापना विनोबा भावे द्वारा की थी। अब हम आते हैं मूल सवाल पे। मूल सवाल क्या है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ। तो यहाँ आपको लिखना है प्रारंभ किसने किया, यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किसने किया। तो इसका आंसर आता है एमजी गांधी, महात्मा गांधी। दूसरा सवाल, दूसरा सत्याग्रही कौन था? प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे था। तीसरी बात ये बताई, प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे। तीसरी बात, दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर होगी बात बेटे? अगला क्वेश्चन आपके समक्ष डियर, कहता भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो भारत में पहला शहीद किसको माना जाता है मेरे बच्चों? मंगल पांडे को। किसको माना जाता है? मंगल पांडे। मंगल पांडे कहाँ से जुड़े थे? 34वीं रेजिमेंट, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी। इनको 8 अप्रैल 1857 में फांसी की सजा दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 में इनको क्या दे दी गई थी? फांसी की सजा दे दी गई थी। तो पहला शहीद किसको माना जाता है? मंगल पांडे को माना जाता है। भारत एक राष्ट्र नहीं अपितु 2 राष्ट्र है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मोहम्मद अली जिन्ना का। किसका है जी? जिन्ना का। आज के लिए इतना सबक काफ़ी है। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से समझ लेना। आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया है, जिसके ऊपर प्रतिदिन करंट अफेयर्स आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो सभी बच्चे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।